हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो सेल चैप्टर का मोस्ट ऑफ दी या हम ये कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है द माइटोकॉन्ड्रियन। तो डियर गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल डॉक्टर नीलू मिश्रा द बायो प्रो प्लस को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैं जो भी टॉपिक बना रही हूँ वो NCERT बेस्ड है, यानी सारा कुछ आपके सिलेबस का है, पर्टिकुलरली 11th-12th के लिए। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए, ताकि वो भी हमारे इस चैनल का फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं अब शुरू करती हूँ अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रियन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। इसके पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिनके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर क्योंकि डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाएंगे, सिंपल है, यूकैरियोट्स में। सेकंड थिंग क्या है, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया, अगर सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो हम उसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। लेकिन अगर यहीं हम बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड यूज करें तो हम उससे कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हम वहां पे उसको माइटोकॉन्ड्रियन ना कह के हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड किसने किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई सेल ऑर्गेनेल या कोई भी टॉपिक लिखने के लिए आता है, अगर आपको उसका डिस्कवरर पता है तो आपके एग्जाम में पूछा गया हो या नहीं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना होता है कि उसको डिस्कवर्ड किसने किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर डिस्कवर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट्स में सबसे पहले डिस्कवर किया था अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने 1857 में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट्स में, एनिमल्स में अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसी और ने दिया। तो अगर आपको तीनों चीज़ें पता है तो आप तीनों लिखेंगे, अगर आपको तीनों नहीं पता है तो सिंपली आप लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया वर डिस्कवर्ड बाय कोलिकर इन 1857। शॉर्ट में कोलिकर कर सकते हैं, पूरा नाम अगर आप याद रख सकते हैं तो अल्बर्ट वॉन कोलिकर भी हम कह सकते हैं। सेकंड क्या है कि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी, रिचर्ड अल्टमान ने करी थी। और रिचर्ड अल्टमान जो थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम ना देके इन्होंने इसे क्या बोला, बायोब्लास्ट। थर्ड, कई बार आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि डिस्क्राइब द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बायोब्लास्ट, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बायोब्लास्ट क्या होता है। बायोब्लास्ट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड फिर क्या है कि जो नेम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया, इन्होंने डिस्कवर किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो नेम है वो दिया गया था कार्ल वेंडा, यानी सी वेंडा ने 1898 में दिया था। तो सिंपल आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोलिकर ने डिस्कवर किया था और सी वेंडा ने इनका नाम दिया था, कार्ल वेंडा ने। ये तो हो गई इनकी डिस्कवरी की बात। अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की साइज क्यों होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आपको साइज याद है तो आप लिखेंगे सिंपल साइज क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का डायोमीटर होता है वो कितना होता है, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1 to 4.1 माइक्रोमीटर होती है। यानी ये भी आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके सिर्फ बोर्ड एग्जाम में तो आते हैं, इसके अलावा नीट में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। थर्ड क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है, यानी किस आकार के होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट शेप के होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं रॉड शेप होते हैं, वेसाइकल शेप होते हैं, शॉसर यानी प्लेट तसरी शेप होते हैं। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट शेप के होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। तो ये तो हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के शेप, साइज और स्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपको कुछ भी नहीं याद करना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपको सिर्फ डायग्राम याद करना और आप अपने डायग्राम से पूरा उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। आज मैंने इसकी लेबलिंग नहीं करी है, मैं आपके सामने करूंगी ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, डबल वॉल मेम्ब्रेन होते हैं। तो आपको दो स्ट्रक्चर, डबल लेयर बनाना है। माइटोकॉन्ड्रिया की फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया, आप स्ट्रक्चर कैसे डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। सेकंड थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में मुड़ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहेंगे, क्रिस्टी। तो सबसे पहले क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। हम लोग बारी बारी से लेबलिंग करेंगे। फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन,
उसके जस्ट नीचे कौन सी होगी, इनर मेम्ब्रेन। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी उंगली के शेप के आकार, जैसे हम अपनी उंगलियां ऐसे मोड़े उंगली के शेप के आकार की तरफ मुड़ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। अब क्या करते हैं, ये जो क्रिस्टी होती है इसमें आप देखना इस तरह के छोटे छोटे टेनिस के शेप जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं ऐसे, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल बोलते हैं। और ये जो F1 पार्टिकल होते हैं, मैंने क्या बोला, साथ में ही आप उसका वर्क भी लिख सकते हो। तो F1 पार्टिकल में क्या होता है, ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट होता है। तो अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं कि जो F1 पार्टिकल है उनमें ETC मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होती है यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट होता है। ये क्या है, रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन जैसे क्रेब साइकिल होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है। रेस्पिरेशन जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन अभी आप शॉर्ट में ये लिख सकते हैं कि जो F1 पार्टिकल होते हैं उसमें ETC साइकिल कंप्लीट होती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो इसमें जो भी फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी फ्लूइड पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, डीएनए भी पाया जाता है, यानी कि डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है उसे वो सर्कुलर डीएनए होता है, उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहते हैं, या सिंपल आप डीएनए भी लिख सकते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ लिपिड्स पार्टिकल भी पाए जाते हैं, यानी आप इसमें लिपिड मेंशन करेंगे। देन इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया है कि जो राइबोसोम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, 70S एंड 80S। तो जो 80S राइबोसोम होते हैं वो सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं, उसके अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनेल हो, कोई भी प्रोकैरियोट्स हो, उसमें जो भी राइबोसोम होगा वो कौन सा होगा, 70S। तो आप राइबोसोम के साथ में ही ब्रैकेट में लिखेंगे कि 70S राइबोसोम होता है। देन इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ आरएनए भी पाए जाते हैं, यानी आरएनए आप मेंशन करेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ड्रा भी हो गया और साथ साथ हमने उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा। तो यानी आप सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसकी जो लेबलिंग करेंगे वही आपका क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद आपको नहीं बताया जाता होगा, लेकिन उसका बहुत फर्क पड़ता है मार्क्स पे। वो ये है कि जब भी आप बायो में कोई भी डायग्राम ड्रॉ करें, कोई भी, तो उसका जो भी मेन नाम है वो आप हमेशा नीचे मेंशन करेंगे। ऊपर तो आप लिखेंगे, जैसे आपका क्वेश्चन आया कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप ऊपर तो माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे, फिर बारी बारी से उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्कवर्ड बाय, शेप, साइज, जो भी है। लेकिन जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप उसमें नीचे जरूर लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया। ये बायो में किसी भी डायग्राम को मेंशन करने का सबसे सही तरीका है, तो आपको ये लिखना ही लिखना है। इसको मेंशन करने के बाद डियर स्टूडेंट्स आपको क्या लिखना, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। एक्चुअली क्वेश्चन भी यही आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, क्रेब साइकिल होती है। क्रेब साइकिल क्या होती है, ये भी एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो रेस्पिरेशन के प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। जो ETC यानी मेटाबॉलिज्म है वो F1 पार्टिकल में होती है, और जो अंदर फ्लूइड है यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स उस फ्लूइड को कहते हैं, उसमें क्रेब साइकिल होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं पावर हाउस, हमारा जो रेस्पिरेशन होता है, यानी जो भी हम फूड लेते हैं वो रेस्पिरेशन के माध्यम से बर्न होता है। उस बर्न होने के बाद जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से ही हमारी बॉडी के सारे फंक्शन कंप्लीट होते हैं। आप देखिए, आप फूड नहीं खाते हैं, फास्ट करते हैं, तो आपको वीकनेस लगती है, क्यों, क्योंकि आपका प्रोसेस धीमा हो रहा है, आपको एनर्जी नहीं मिल रही है। तो सिमिलरली क्या होता है, जो भी हम फूड ले रहे हैं उस फूड की जो भी बर्निंग हो रही है, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो कौन क्रिएट कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया में जो F1 पार्टिकल है उसमें जो भी ये ETC मेटाबॉलिज्म हो रही है, जो भी आपका मैट्रिक्स है उसमें जो क्रेब साइकिल हो रही है, इस रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी से जो हमारी पूरी बॉडी काम कर रही है, जैसे हम देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, ऑल द प्रोसेसेस जो भी हो रहे हैं वो उस एनर्जी से हो रहे हैं जो हमें फूड के लेने के बाद मिलती है। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, ATP के फॉर्म में, यानी कि ATP के फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज हो रही है। इसीलिए क्योंकि ये क्या होते हैं, एनर्जी कॉइन्स एनर्जी होते हैं, तो ATP को रिलीज करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी का, सेल का क्या है, पावर हाउस है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को रिलीज कर रहा है।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो सिंपल सा है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यानी फ्लूइड में क्या होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, उसके F1 पार्टिकल में ETC साइकिल होती है, और इस साइकिल में जो ATP रिलीज होते हैं एनर्जी के फॉर्म में, तो इसीलिए इसे सेल का पावर हाउस कहते हो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप कोई भी क्वेश्चन पेपर पुराने उठा के देख लीजिए 2, 4, 10 साल के, आपको ये क्वेश्चन रिपीट बाय रिपीट बहुत बार पूछा हुआ मिलेगा। और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर उठा के देखेंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक पूरा समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है या कोई भी पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो डोंट वरी, आपको बिल्कुल हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, मैं आपको उस क्वेरी का जवाब दूंगी। और फिर से अगेन एंड अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो मैं आपके लिए वैसे ही वीडियो बनाऊँगी। और इसके साथ ही साथ जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, राइट साइड में जो बेल बटन दिख रही है आपको, बेल आइकन रेड कलर का, वहाँ पे पुश करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या है, जो भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, तो आप पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं। तो चलिए आज इसी के साथ हम ये क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय।